हेलो दोस्तों, दिस इज प्रोफेसर सागर तोलानी। जय श्री राम। इस रामबाण सीरीज का लीगल एप्टीट्यूड का ये तीसरा वीडियो है। आपको दो ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, मीत सर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट और एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन। ठीक है, ये जो पीडीएफ आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले, जैसे मैंने आपको कहा कि लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन और प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज 2A एंड एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ विच इज 4th चैप्टर एज पर योर ICSI रेफरेंस मटेरियल। ये दोनों आपके ऑलरेडी वीडियोस आपको आपके इस YouTube चैनल पे दिखेंगे। अब आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दोस्ती में एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस रामबाण सीरीज को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करिए। राइट, वी हैव लिटरली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा हमारे इनपुट्स और हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले इस नोट्स को बनाने के लिए और इस पूरी की पूरी रामबाण बैच को प्लान करने के लिए। चलिए आते हैं हमारे सीधे लीगल एप्टीट्यूड के टॉपिक पे। राइट, और शुरू करते हैं हमारा लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट एंड देन एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन। ये रहा लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। देखो, मोटा मोटा आपको इस चार्ट से समझता रहेगा कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट के अंदर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, असॉल्ट, ट्रेसपासिंग, न्यूसेंस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये ऐसे टॉपिक हैं जो काफी बार पूछे गए हैं। राइट, अगर मैं बात करता हूँ काइंड्स ऑफ टॉर्ट की, फिर जब मैं बात करता हूँ लाइबिलिटीज अंडर टॉर्ट की, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस आए गए। और जो चैप्टर का आखिरी हिस्सा है रेमेडीज अंडर टॉर्ट, वो भी एक आध बार पूछा गया है। मतलब इन जनरल अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर का वेटेज 3 से 4 मार्क का है। राइट, एवरेज वेटेज 3 से 4 मार्क का है कंसीडरिंग पास्ट एग्जाम पेपर्स। राइट, जनरली ये पास्ट एग्जाम पेपर्स दोस्तों मार्केट में नहीं मिलते हैं। राइट, हमने क्या किया था, हमने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं और आप अपना स्टूडेंट आईडी वगैरह पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके लेते हैं, ठीक उसी तरह हर एग्जाम के लिए हम भी वो एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमें ये पता चल पाए कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। देखो, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, आपकी हुई भी रहेगी। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो टॉर्ट क्या है, टॉर्ट का चैप्टर क्या होता है, टॉर्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स कौन से आपको ऑलरेडी पता है। राइट, और ये सब समझाने के लिए मैं आया भी नहीं हूँ आज। और ये अगर आपको समझना है तो पूरा का पूरा टॉर्ट लेक्चर, पूरा चैप्टर, हाँ बाय द वे पूरा चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा उसका लिंक, या इधर ऊपर कहीं आई बटन में भी आपको दिख जाएगा, या उसका आपको एक छोटा सा क्लिप दिख जाएगा जो हम लोग ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। राइट, सो आई एम नॉट हेयर टू टीच यू व्हाट एग्जैक्टली द चैप्टर टॉट इज। आई एम हेयर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड what kind of questions ICSI had asked in their past exams। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछा, कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जाम्स में। ये जो टेबल है ये बेसिकली ये समझा रही है कि नवंबर 2020 में, जनवरी 2021 में, मई 2022 के एग्जाम्स में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पूछा गया है। सिमिलरली असॉल्ट अगस्त 2020, नवंबर 2020, मई 21, उसके बाद नवंबर 2022 इसमें पूछा गया। राइट, इसके बाद अगर आप पूछोगे कि सर जनवरी का क्वेश्चन पेपर और रिसेंटली हुआ गया मई क्वेश्चन पेपर वो क्यों नहीं है, उसको हमारा अलग प्लान है, उसके लिए हमने ने कुछ अलग सोचा है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा तुमको, वो मैं बताऊंगा ही नहीं तुमको। राइट, चलो शुरू करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। राइट, प्रभु श्री राम का नाम लेंगे और इसको शुरुआत करेंगे। मन में एक बार जोर से बोलिए, मन में जय श्री राम। चलो, काइंड्स ऑफ टॉर्ट, पहला जो टॉपिक पूछा गया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। राइट,
पहले ये समझ लेते हैं एग्जैक्टली मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि आर वी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द एमसीक्यू, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को लेकर, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली टॉपिक है क्या। देखिए दोस्तों, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अब देखो इसमें मैलिशियस का मतलब क्या होता है, इविल माइंड, क्या बात है, ठीक है। इविल मोटिव भी कह सकता हूं मैं, इविल मोटिव। और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसीडिंग्स भी कह सकते हैं हम इसको, राइट। अब इस कैटेगरी ऑफ टॉर्ट में एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे, ठीक है, एक एलिगेशन डालता है, एक ब्लेम लगाता है, राइट। उस ब्लेम की वजह से दूसरे इंसान का नुकसान होता है, दैट पर्सन सफर लॉस, दैट पर्सन सफर डैमेजेस, राइट। अब क्योंकि ये डैमेजेस सफर करता है, अब क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस आल्सो सर, देयर कैन बी लॉस ऑफ जॉब, ठीक है, मे बी लॉस ऑफ प्रमोशन, ठीक है, प्लस मे बी अ लॉस ऑफ रेसिडेंस, हो सकता है सोसाइटी वाले उसको बॉयकॉट कर दे, सोसाइटी वाले उसको अपने रेसिडेंशियल एरिया से निकाल दे, ठीक है। कैरेक्टर पे सवाल उठता है इंसान के, ठीक है। इन जनरल रेपुटेशन अफेक्ट हो जाती है उस इंसान की, राइट। तो ऐसे सब केसेस में वो इंसान क्या करे, ठीक है, जिसके ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है, लाइक उसने पर ब्लेम लगाया तो वो क्या करे। अब देखो अगर वो चुप बैठता है, कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिखाता अपना, तो ये प्रूव हो जाएगा, पब्लिकली ये प्रूव हो जाएगा कि जो भी ब्लेम लगाया गया वो सच है, ठीक है। आप चुप हो तो ये साबित हो जाएगा कि वो सब कुछ सच है, राइट। तो इसे क्या करना है, पहले तो इसे चुप नहीं रहना, ये क्या करेगा, ये सूट फाइल करेगा, राइट। इस ब्लेम के अगेंस्ट ये सूट फाइल करेगा। किसके अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, ब्लेम के अगेंस्ट, बट किसके अगेंस्ट, किस इंसान के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, उसी इंसान के अगेंस्ट जिसने ब्लेम लगाया, राइट। मैं आपको एक बात में एग्जांपल भी दे दूंगा, इसको पहले अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सूट फाइल कर देगा, जैसे ही सूट फाइल कर दिया मैटर कोर्ट में जाएगा। अब सूट फाइल करने के बाद, क्योंकि इसने सूट फाइल किया तो इसे हम प्लेंटिफ कहेंगे, ये डिफेंडेंट हो जाएगा, राइट। सूट फाइल करने के बाद कोर्ट के अंदर प्लेंटिफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि ये वो प्रूव कर पाए कि जो ब्लेम उस पे लगाया गया है वो एक मैलिशियस ब्लेम है, वो एक मैलिशियस ब्लेम है, वो एक ऐसा ब्लेम है जो इविल माइंड से, इविल मोटिव से लगाया गया है, राइट। उसे ये बाय फैक्ट्स प्रूव करना पड़ेगा, राइट। उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट हैड अ मैलिशियस माइंड, ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, डिफेंडेंट हैड एन इविल माइंड। बट सर अगर इवेंचुअली ये प्रूव हो गया कि डिफेंडेंट का इस केस में प्लेंटिफ के ऊपर लगाए हुए ब्लेम का मैलिशियस माइंड था, मैलिशियस मोटिव था, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो प्लेंटिफ ये केस जीत जाएगा, प्लेंटिफ के फेवर में इस केस का जजमेंट आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं इन शॉर्ट इसकी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करूं तो पहला पॉइंट कहता है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ पे ब्लेम लगाएगा, ठीक है। डिफेंडेंट क्या करेगा, प्लेंटिफ पे ब्लेम लगाएगा। फिर प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा, ब्लेम लगाएगा मतलब प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करेगा, डिफेंडेंट प्लेंटिफ पे प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करेगा, फिर प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा। क्यों भाई, क्योंकि प्लेंटिफ हैज सफर्ड प्रोबेबल लॉस, उस बेचारे का नुकसान हुआ उस ब्लेम की वजह से, उस बेचारे ने डैमेजेस सफर किए उस ब्लेम की वजह से। फिर ये प्रूव हो जाएगा कि डिफेंडेंट हैड एन इविल माइंड, राइट। बट ये कब प्रूव होगा कि डिफेंडेंट हैड एन इविल माइंड, ये तब प्रूव होगा जब प्लेंटिफ के फेवर में, जब प्लेंटिफ के फेवर में सूट टर्मिनेट होगा, जब प्लेंटिफ के फेवर में सूट टर्मिनेट होगा तब ये साबित हो जाएगा कि लगाया गया आरोप, लगाया गया एलिगेशन एक झूठा, एक इविल माइंडेड एलिगेशन है, राइट। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, और ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल नहीं भाई, खुद से बनाए हुए एग्जाम्पल नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसी घटना है जो इस देश में घट चुकी है और इसी टॉपिक को लेकर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड की बात है, उस दौरान 2021 के आसपास की ये बात है जब एक
जोमैटो, रेड पेन से लिख रहा हूं जानबूझ के, जोमैटो डिलीवरी बॉय के ऊपर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने ये एलिगेशन लगाया था कि डिलीवरी देने के दौरान, फूड डिलीवरी देने के दौरान उस डिलीवरी बॉय ने उस इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज की थी, मतलब बेसिकली उस डिलीवरी बॉय ने उस इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ सेक्सुअली असॉल्ट या सेक्सुअली रिलेटेड एक्टिविटीज उसने की थी, ऐसा उसका एक वीडियो बनाकर उसने उस चीज को बताया था, एक्सप्रेस किया था। अब बात ये बहुत आगे बढ़ी, वीडियो वायरल हो गया, ठीक है। आपको तो पता है इंडिया का सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कमेंट सेक्शन में ही यूज होता है, तो वायरल होते गया। उसके बाद एक्शंस लिए गए। तो पहला तो इस केस में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के ऊपर ब्लेम लगा दिया। बट सर आप ये कैसे कह रहे हो कि डिफेंडेंट ने ब्लेम लगाया? आगे आता है ना, आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी बॉय ने सूट फाइल किया हुआ, मतलब क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया हुआ, ये कहता ये, क्योंकि डिलीवरी बॉय ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की और उसने ये कहा कि जो भी एलिगेशंस मेरे पे लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। क्योंकि एलिगेशंस लगाने के बाद कंपनी ने सबसे पहले स्टेप लिया कि उसको काम से निकाल दिया। जोमैटो ने उस डिलीवरी बॉय को ही काम से निकाल दिया। अब क्योंकि उसको काम से निकाला, तो अगर वो चुप बैठता है तो ये साबित हो जाएगा ना कि वो जो कह रही है वो सही है, वो बात सच है। बट जब एविडेंसेस गैदर हुए, नेबर्स के स्टेटमेंट उसे मिले, जब उसे ये पता चला कि उसके नेबर्स उसके फेवर में है, उस डिलीवरी बॉय के फेवर में, जब उसको इस चीज का कॉन्फिडेंस है, तो उसने बोला बॉस बस हो गया, मैं इस चीज को रिटेलिएट करूंगा और इसका जवाब दूंगा। तो उसने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी, राइट। बात ने बेसिकली एक लीगल रूप ले लिया, एक लीगल वे ले लिया इस पूरी की पूरी कहानी ने। आगे बात गई, ठीक है। आगे जाके ये साबित हो गया कि वो जो इन्फ्लुएंसर है, राइट, उसका माइंड इविल था उस ब्लेम को लगाने के टाइम पर। मतलब शी हैड अ नेगेटिव मोटिव, शी हैड अ बैड इंटेंशन अबाउट द कंपनी, एंड मे बी शी वाज maybe not intentionally, but she was trying to defame the company or the image of the company, right, as well as the delivery guy. इसीलिए उस बेचारे का नुकसान भी हो गया, मतलब उसका जॉब वगैरह उससे छीन लिया गया उस एक इविल माइंडेड ब्लेम की वजह से। एंड इवेंचुअली, ठीक है, हालांकि ये बात कोर्ट तक गई नहीं, ठीक है, वो वहीं के सेटलमेंट हो गए। शी मेड अनदर वीडियो, सेड सॉरी एंड ऑल दोस थिंग्स, मैटर खत्म। नया कुछ आया तो मार्केट में पुरानी वायरल चीज बंद हो गई, राइट। बट अगर ये बात और आगे जाती और एक कोर्ट तक का रास्ता लेती, तो ये क्लियर हो जाता कि जो उस केस में प्लेंटिफ है, बोले तो जोमैटो डिलीवरी बॉय, उसके फेवर में ही वो केस टर्मिनेट होता, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का ये है कि जो केस का नेचर है वो टर्मिनेट होना चाहिए प्लेंटिफ के फेवर में, तभी तो ये साबित होगा कि डिफेंडेंट ने लगाया गया ब्लेम एक मैलिशियस ब्लेम है, एक इविल माइंडेड ब्लेम है। आई बात मेरी समझ में, ठीक है। सेम हुआ था प्रयागराज में, जब लखनऊ के एक जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल पे एक कैब ड्राइवर को प्रियदर्शनी नामक लड़की जब उसको मारने आई थी, ये सोच के कि उसको वो गाड़ी से उड़ाने वाले, सेम कहानी यहाँ पर भी आई है, राइट। ऐसी एक मूवी है, मैंने आपको क्लास में भी काफी बार एग्जाम्पल्स में ये डिस्कस किया, ऐतराज मूवी है, जिसपे ये पूरी की पूरी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो फिट होती है। चलो, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन इंस्टिगेटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्रवाई, ठीक है। जनरली ये क्रिमिनल नेचर का होता है, अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल प्रोबेबल कॉज, ठीक है। हवा में ऐसा तीर मारते ना, वैसे ही है वो। which terminates in favor of the other and which results in damage to his reputation, personal freedom of property. Following are the essential elements to this tort. There must have been a prosecution of the plaintiff by the defendant. मैंने पहले ही कहा कि defendant plaintiff पे कानूनी कार्रवाई शुरू करवाएगा, ठीक है। There must be have a want of reasonable and probable cause, right? ऑब्वियस ही बात है, ऐसे ही तो कुछ नहीं करेगा, उसके पीछे का रीजन होगा कि he has sexually assaulted me और he tried to rape me, ऐसे सब ब्लेम्स लगाए जाएंगे, राइट। The defendant must have acted maliciously, आगे प्रूव होना चाहिए कि defendant had a malicious mind, and plaintiff must have suffered damages, right, as a result of that particular prosecution, and eventually prosecution must have terminated in favor of plaintiff, right. All you have to remember is these points, ठीक है। चलो, असॉल्ट ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड जो भी MCQs पूछे गए वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
फिर आता है असॉल्ट। असॉल्ट तो आपको पता ही है, ऐसा कोई भी थ्रेटनिंग एक्ट, या मैं ऐसा कहूं कि व्हेन डिफेंडेंट causes a threat to the plaintiff, right? Not a physical threat, maybe a mental threat, that is considered to be as an assault, right? देखो यहाँ पे definition भी clearly लिखा हुआ है, when the defendant by his act or apprehension creates an apprehension in the mind of plaintiff that he is going to commit a battery against him, the tort of assault is committed. Simple भाषा में धमकी देना is an assault, राइट? हाँ, बट इंस्टीट्यूट का एक इसमें फेवरेट टॉपिक रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड असॉल्ट, राइट? दिस द ओनली डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड असॉल्ट इज दैट इन केस ऑफ बैटरी देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड इन केस ऑफ असॉल्ट देयर इज नो सच फिजिकल कॉन्टैक्ट. इसको बहुत सिंपल करूँ क्या मैं? ये बॉम्बे में हम लोग जब लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान काफ़ी बार एक दूसरे में नोकझोंक हो जाती है, और उस नोकझोंक को थोड़ा सा हीटेड बनाने के लिए कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होती है. पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ओवर क्राउडेड लोकल ट्रेन चलती है, तो उसमें एक इंसान दूसरे इंसान को ये कह देता है कि भी ज़्यादा बोला ना तो दूंगा रख के. तो ये ज़्यादा बोला ना दूंगा रख के इज एन असॉल्ट, बट सच में दे दिया रख के इज अ बैटरी, बिकॉज इन केस ऑफ बैटरी देयर हैज टू बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, बट इन केस ऑफ असॉल्ट there is no need of physical contact. दूंगा रख के is considered as an assault and दे देना रख के is considered as a battery. तो सर ये तो कह सकते हैं ना कि जब 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 बैटरी हो तब 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 असॉल्ट तो हो ही सकता है. कह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो. कह सकते हैं कि यूजुअली व्हेन देयर इज अ बैटरी देयर कैन बी एन असॉल्ट, राइट? ये देखो जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, when there is a battery there will also be an assault, ठीक है? हाँ, but in some cases if a person hit you from behind तो फिर उस केस में भाई क्वेश्चन ऑफ असॉल्ट आएगा ही नहीं. अब मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, तो इधर थोड़ी आंखें हैं मेरे को जो समझेगा. तो उस केसेस में ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज डायरेक्टली अ बैटरी विदाउट एन असॉल्ट, राइट? तो वो तो लॉजिकल पॉइंट है, राइट? नेक्स्ट आता है ट्रेसपासिंग. ट्रेसपासिंग क्या होता है? जब आप बिना ओनर की परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, उसे सिंपल भाषा में ट्रेसपासिंग कहते हैं. इन शॉर्ट, व्हेन यू अनऑथोराइज्डली एंटर इनटू समबडीज प्रॉपर्टी दैट अमाउंट्स टू ट्रेसपासिंग, राइट? द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपासेस कैन बी डिफाइंड एज एन अनजस्टिफाइबल फिजिकल इंटरफेरेंस ऑफ लैंड इन पोजीशन ऑफ वन पार्टी बाय अनदर, ठीक है? उसके बाद अ पब्लिक न्यूसेंस इज एन अनरीजनेबल, अनवारंट और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ राइट common to general public. A public nuisance is an act affecting the public at large or some considerable portion of it, and it must interfere with rights which members of the community may otherwise enjoy. दो तरीके के न्यूसेंस होता है, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस. प्राइवेट न्यूसेंस इज व्हेन कि किसी के वजह से आपको ही तकलीफ हो रही है, स्पेसिफिकली आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज अ प्राइवेट न्यूसेंस. सिंपल भाषा में, मेरे घर के ऊपर एक आदमी रहता है जिसको पान खाने की आदत है, राइट? नीचे उतरने के टाइम उसको हमेशा मेरे ही दरवाजे पे थूकना रहता है. ये बेसिकली मेरी कहानी नहीं है, ये हम लोग ने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी में देखा है. तो उस केस में क्या वो प्राइवेट न्यूसेंस है सर? हाँ, बट एक ऐसा इंसिडेंट जो पूरी की पूरी सोसाइटी को ही परेशान कर रहा है बस. मान लो एक लड़का रहता है, रात को 3 साढ़े 3 बजे गाड़ी लाता है, बड़े से स्पीकर वूफर बजाता है अपनी गाड़ी में और आधा एक घंटा वहीं खड़े रहता है. तो ऐसे केसेस में सर हमारी सोसाइटी को तो परेशानी हो ही रही है, आजू बाजू की सोसाइटी को भी परेशानी हो रही है. वो होता ना कुछ अपने बुलेट वाले फट फट करके वो बजाते हैं, अगेन इट इज अ पब्लिक न्यूसेंस कह सकते हैं, राइट? फिर आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. व्हाट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? ऐसा कोई भी एक्ट, एनी एक्टिविटी और एनी एक्ट वेयर यू रिस्ट्रिक्ट द पर्सन्स लिबर्टी इज कॉल्ड एज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. हाँ, बट दैट रिस्ट्रिक्शन हैज टू बी अनऑथोराइज्डली. इन शॉर्ट, by an any act when you restrict the person's liberty in an unauthorized way, that amounts to false imprisonment. आपको पता है किसी को ये बात कह के डराना कि ये जगह छोड़ के जाना नहीं, ये घर छोड़ के जाना नहीं, यहां से बाहर निकलना नहीं, उसे भी false imprisonment कहते हैं. बिना वारंट के अरेस्ट करने को भी false imprisonment कहते हैं, राइट? In any manner if you restrict a person's liberty where you don't have any such authority,
that amounts to false imprisonment. Fair enough? चलो, ये कुछ टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए और इन टॉपिक पे जो भी MCQs अब तक पूछे गए वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं. आइडेंटिफाई, अगस्त 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच करेक्टली डिफाइंस द लीगल टर्म असॉल्ट. ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे. एक पहली मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूं. देखो, जब आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है तो पहले तो पैनिक नहीं होने का और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का. कभी कभी क्या होता है कि द मोमेंट यू रेड द वर्ड असॉल्ट, लाइक आता है अपने को ये आता है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले शांति से, राइट. और अगर आपको कुछ ऐसा ये मेरे को नहीं आते, क्या पूछा मम्मी, क्या ये कर, पहले क्वेश्चन पढ़ ले, राइट. इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने पड़ेंगे. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच करेक्टली डिफाइंस द लीगल टर्म असॉल्ट. असॉल्ट का बेसिकली हमें डेफिनेशन फाइंड आउट करना इन 4 ऑप्शंस में से. इट इज एन इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. एप्लीकेशन ऑफ फोर्स असॉल्ट में नहीं होता है, ये तो नहीं है. इट इज अ क्रिमिनल एक्ट इन विच द ऑफेंडर वायोलेट्स, डिप्राइव्स एज विक्टिम ऑफ हिज बॉडी पार्ट, मेकिंग हिज लेस एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ. टॉट में क्रिमिनल एक्ट कहीं पर कुछ भी. इट इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय द डिफेंडेंट विच कॉजेस डिफेंडेंट टू एंटर और intrude on the plaintiff's slam. ना, ये तो मेरे ख्याल से trespassing साउंड कर रहा है. It is an act of defendant which causes the plaintiff reasonable apprehension और infliction of battery, मतलब आगे शायद बैटरी में रिजल्ट करे. हो गया, आंसर मिल गया. चारों ऑप्शन तो रीड करूंगा ना मैं, 3 ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे. देखो, सही ऑप्शन क्यों है वो तो इंपॉर्टेंट बाद में है, बट बाकी के 3 क्यों नहीं सही है ये जानना बहुत जरूरी है, राइट. आई कुड हैव डायरेक्टली मार्क द डी ऑप्शन ना, बिकॉज आई नो द आंसर. तो पहले क्यों ABC नहीं है ये भी तो इंपॉर्टेंट है, और अगर ABC नहीं है तो वो क्या है ये भी जानना जरूरी है. जैसे अगर मैं A रीड करता हूं तो इसमें लिखा है इट इज एन इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर, ये तो बैटरी है. इट इज अ क्रिमिनल एक्ट इन विच द ऑफेंडर वायोलेट्स, डिप्राइव एज अ विक्टिम ऑफ हिज बॉडी पार्ट, मेकिंग हिज लेस एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ. समथिंग रिलेटेड टू क्राइम, maybe some offense. It is an intentional act by the defendant which causes defendant to enter or intrude on the plaintiff's slam, maybe a trespassing. And it is an act of defendant which causes the plaintiff reasonable apprehension of infliction of battery. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, हाँ कि नहीं, राइट. सेकंड पे आते हैं. अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन लॉ ऑफ टॉर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक. इस चीज पे ध्यान देना, ये कभी ये पूरा गेम खेलता है, कभी करेक्ट पूछते कभी इनकरेक्ट पूछते हैं. फिर से रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड इट ट्वाइस बिफोर यू अटेम्प्ट द आंसर. इन लॉ ऑफ टॉर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ ट्रेसपासिंग. ट्रेसपासिंग को लेकर पूछा गया है कि इनमें से दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है, राइट. ट्रेसपासेस टू कैटल होता है. व्हाट इज ट्रेसपासेस टू कैटल? ट्रेसपासेस टू कैटल इज समथिंग, मेरे पास अगर कोई कैटल है, राइट, गाय भैंस बकरी, ठीक है, वो मेरे फार्म लैंड से निकल के बाजू वाले के फार्म लैंड में चली जाती है और वहां जाके नुकसान करती है, नुकसान ना भी करे तो वेदर इट अमाउंट्स टू ट्रेसपासिंग, यस इट अमाउंट्स टू ट्रेसपासिंग ऑफ कैटल, राइट. इसी को लेकर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, बताओ कौन सी वाली. देखो, अगर तुमने सच में पढ़ाई कर ली अभी तक और या वीडियो देख रहे हो तो कसम भगवान राम की आपको इसका आंसर आना चाहिए कि ट्रेसपासेस टू कैटल का ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है जो इसके अगेंस्ट बनाया गया है. मतलब वो बेसिकली रेमेडी की तरह काम करता है. कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज. ये तुम बोलते नहीं हो कमेंट सेक्शन में, साले एटीट्यूड दिखाते हैं. ट्रेसपासेस टू लैंड, व्हाट इज ट्रेसपासेस टू लैंड? किसी की लैंड में बिना परमिशन के चले जाना, which is basically a obvious way of trespassing. Trespasses to person इसे nuisance कहते हैं. तो trespasses to service ही ऐसा कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. फिर समझ में आ रहा है मेरी बात? Given below is a list of tort. Identify the tort which cannot be generally described as trespasses to person. Right? मतलब ऐसा tort जिसमें आप पर्सन की लिबर्टी,
रेप्यूटेशन, बॉडी सेफ्टी, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो बेसिकली फॉरगोइंग है, मतलब पर्सन की बॉडी को लेकर है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेस्पासेस टू पर्सन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे आपकी लिबर्टी अफेक्ट कर रही है, तो दैट इज ट्रेस्पासेस टू पर्सन। या मैं आपके साथ बैटरी कमिट कर रहा हूं, दैट इज अगेन ट्रेस्पासेस टू पर्सन। तो सवाल पूछा गया है कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा टॉट ट्रेस्पासेस टू पर्सन नहीं है, उसे नहीं बोल सकते। सवाल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो सर बैटरी तो इंसान को लेकर है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी लेकर है, असॉल्ट भी लेकर है, ये सभी है ना, ये सारे के सारे ट्रेस्पासेस टू पर्सन ही है। तो कौन सा नहीं है? तो ओनली 4 देखेंगे, ओनली 4। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका आंसर सी है, राइट। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ malicious prosecution? malicious prosecution in common law of tort, right? So basically अगर मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं कि malicious prosecution इनमें से कौन सी वाली tortious liability को रिलेट करता है, राइट। सो तो ये रीड करके समझ में आ जा रहा है कि भाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंटेंशनल टॉर्ट, राइट। Sir, why intentional tort? Because the word malicious prosecution itself suggests a prosecution which has been raised with a negative intention, with an evil mind, with a wrong motive. अगर आप जानबूझकर किसी के ऊपर एक गलत आरोप लगाकर उसी इंसान के ऊपर अगर आप कोई कानूनी कार्यवाही की शुरुआत करवाते हो और बाद में ये प्रूव हो जाता है कि सामने वाले ने वो जो आरोप लगाया था वो झूठा था, ठीक है, वो एक झूठा आरोप था, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटेंशनल टॉर्ट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट तो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, आइलैंड वर्सेस फ्लेचर, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एज पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एन असॉल्ट? इनमें से दिए गए चीजों को कौन किसे असॉल्ट कंसीडर किया जा सकता है? टू पॉइंट अ लोडेड गन एट द डिफेंडेंट, टू रन अ बुलेट एट द प्लेंटिफ, to point a loaded gun at the plaintiff, to shoot the defendant with a gun। अब assault की पहले definition पे आ जाते हैं, थोड़ी clarity maintain करने के लिए assault पे definition पे आ जाते हैं। definition क्या कहता है? ये रहा, assault is any act of the defendant which directly causes the plaintiff immediate to apprehend a contact with his person। ये देखो पहली लाइन में साफ साफ कहा गया है, it is an act of defendant which directly causes the plaintiff immediate to apprehend a contact with his person। When the defendant by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to commit a battery against him, the tort of assault is committed, right। तो क्लियरली यहाँ पे अगर मैं ये इतना ही सेंटेंस रीड करूं तो मैं ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। क्या कहता है कि as per the law of tort which of the following act can be considered as an assault? तो बेसिकली डिफेंडेंट हैज टू डू समथिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ठीक है, वेयर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शुड नॉट बी अलाउड और शुड नॉट बी प्रेजेंट। तो इस केस में टू पॉइंट अ लोडेड गन एट द डिफेंडेंट नहीं हो सकता। टू रन अ बुलेट एट द प्लेंटिफ, तो गोली निकल गई है। टू पॉइंट अ लोडेड गन एट द प्लेंटिफ, मार दूंगा मैं, एक गन की दर मतलब तो भी मार दूंगा मैं। तो क्वेश्चन आता है सर सी इज द करेक्ट आंसर? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। जनवरी के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टॉर्ट? malicious prosecution मतलब आपको और कुछ नहीं करना है, इन 4 ऑप्शंस को इन कंडीशंस के साथ, malicious prosecution की जो कंडीशंस है इनके साथ मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। There must have been a prosecution of the plaintiff by the defendant, there is this condition, ये condition present होती है। There must have been a want of reasonable and probable cause for the prosecution, मतलब prosecution मतलब basically कानूनी कार्रवाई शुरू करने के पीछे कोई कारण होना चाहिए। The plaintiff must have suffered damages as a result of the prosecution, ये भी condition है। The prosecution must not पकड़ा गया, must have आता है रे बाबा, इधर must not है,
तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तुमको समझ रहा है क्या? तुमको फीलिंग आ रही है क्या कि कैसे एक टॉपिक को लेकर इंस्टीट्यूट जब बार बार एमसीक्यू पूछता है तो तरीका अलग अलग है। पहले हम लोग ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कुछ इंटेंशनल टॉट किया, उसके पहले कुछ और सॉल्व किया, अब हम कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब a single topic can be asked for several times. Why to waste time on all the topics when few topics are important? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा मत पढ़ो, पूरा तो तुम अब तक पढ़ चुके हो। अब तुम वो पढ़ो जो पूछा गया है, अब तुम वो पढ़ो जो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फाइल्ड केस अगेंस्ट मिस्टर ऑस्टिन फॉर फेलिंग ट्रीज, cutting trees without any evidence. Later, Mr. Austin was acquitted and was rewarded rupees 25,000. This is an example of tort of false imprisonment. रीड करके समझ में आ जाता है। In case of assault, there is absence of physical contact. ये तो दूसरा क्वेश्चन ही इधर डाल दिया। ये इसका लेना देना नहीं है इससे, ये अपन देखते हैं। पहले ऊपर वाला देख, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मिस्टर ऑस्टिन फॉर कटिंग ट्रीज। मतलब फॉरेस्ट वालों ने, ठीक है, ऑस्टिन के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि वो पेड़ काट रहा है। भाई साहब उनके पास कोई एविडेंस ही किस चीज का ना। मिस्टर ऑस्टिन वाज अक्विटेड, उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया एंड उसे रिवॉर्ड दिया गया 25,000 रुपए का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट, रॉन्गफुल अरेस्ट, है ना। एग्जाम्पल देके पूछते तो इसको लगता हमको नहीं आएगा, है ना। चलो अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ असॉल्ट देयर इज एब्सेंस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, ट्रू और फॉल्स। मैं नहीं बता रहा ये सर, मैं बता ही नहीं, मैं नहीं बता रहा। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब क्या होगा? इन केस ऑफ असॉल्ट देयर इज एब्सेंस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। ये है कि नहीं? असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, करेक्ट नहीं होता, ट्रू। Running a rice hushing machine at night in the residential area of a city is an example for which the following type of tort. रेसिडेंशियल एरिया में रात को रेसिडेंशियल एरिया में रात को मशीन चलाना is an example of public nuisance. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी तब होता मैं आपके घर में घुस जाता, राइट। ट्रेसपास टू लैंड तो जब मैं आपके प्रॉपर्टी में घुस जाता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ tort, the question is where I have caused damages to you because of something which escaped from my property and damages to your property or to you. So basically the answer is public nuisance. In case of फिर से malicious prosecution, फिर से वही topic. In case of malicious prosecution, a suit must terminate in the favor of, आता मी आंसर देणार नाही, म्हणजे मैं इसका जवाब नहीं देगा, नहीं मैं नहीं देगा, बस बात करता हूं। तुम कमेंट सेक्शन में अगर इसका जवाब नहीं देते हो तो फिर तो गलत है ना बॉस, तो मेहनत का क्या फायदा। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम चाहिए। चलो, इन केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन सूट मस्ट टर्मिनेट इन फेवर ऑफ मेरा हाथ बी के आजू बाजू में घूम रहा है। व्हेन देयर इज अ बैटरी यूजुअली देयर इज आल्सो एन असॉल्ट, यस सर। If a man is restrained by a threat of force from leaving his own house or to an open field, there is public, देना जवाब, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ सकता हूं। आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? नवंबर 22 का सेकेंड आंसर का ऑप्शन इधर ये बॉक्स आप फिल करोगे कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं दे रहा, मैं ये अभी नहीं दूंगा, बस इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, ये तुम्हारे ऊपर। इन चारों में से कोई एक है ना, पर चलो तो ये था, मतलब इन शॉर्ट उसका आंसर ना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। ये वाला पार्ट पूरा खत्म कर दिया हम लोग ने। चलो इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज अंडर टॉर्ट। लाइबिलिटीज अंडर टॉर्ट। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड, लाइबिलिटीज अंडर टॉर्ट, टेल मी वन थिंग, आर यू पीपल understanding the purpose for which we have made this entire batch, Ramband batch, right? तुम ये समझ रहे हैं कि exactly what we are trying to do for you? तुमको समझ रहा है कि हम basically हम ये सब क्यों कर रहे हैं, right? आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, you will not find any video
There are many videos where the chapter is being taught. There are many videos where few topics are being taught, but there is no such video where the topics, but there is no such video where a particular topic is taught considering the fact that the topic has been asked in a different forms of MCQs in the past exams. ये नहीं है, ये अपना खुद का मेहनत है. चलो, liabilities under taught, strict और absolute liability पहला आता है, right? Strict liability is basically the rule of Rayland versus Fletcher. रूल ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर आप सभी को आता है और आप सब जानते भी हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये रूल काम करता है. थोड़ा सा आपको बता दूं एग्जैक्टली क्या है. चलो, आपको थोड़ा सा मैं आपको रेलैंड वर्सेस फ्लेचर की कहानी समझा देता हूं. पहले तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ था इसी केस से. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मेंसरिया का एक्सेप्शन है. मेंसरिया में वेदर माइंड गिल्टी है या नहीं है, क्राइम को प्रूव करने के लिए वेदर माइंड गिल्टी है या नहीं है ये देखा जाता है, इसे कंसिडर किया जाता है. वेयर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में वेदर एक्ट करने के दौरान, रॉन्गफुल एक्ट करने के दौरान इंटेंशन था या नहीं था, माइंड गिल्टी था या नहीं था, ये नहीं देखा जाता है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहता है कि पर्सन विल बी लाइबल इवन विदाउट अ फॉल्ट. A person will be liable even without an intention. So therefore strict liability is an exception to the rule of mens rea. Then फिर आया कहाँ से? तो Rayland versus Fletcher is basically a landmark case which originated this rule called as strict liability. ऐसा क्या हो गया Rayland versus Fletcher में? तो भाई एक फैक्ट्री का मालिक जिसकी फैक्ट्री में पानी की कमी, वो करता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट और उसे एक काम सौंपता, उसे काम देता है कि तू मेरी फैक्ट्री के आजू बाजू में कहीं पर भी रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन कर दे. सो दैट जब उस रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसमें पानी रिजर्व करके रखेंगे हम लोग, तो मेरी जो स्केर्सिटी ऑफ वाटर की इशू है, मतलब वाटर क्राइसिस है, वो सॉल्व हो जाएंगे. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ओके सर, वो अपने काम पे लग जाता है, रिजर्वॉयर बना लेता है. बट रिजर्वॉयर बनाने के दौरान उससे ये बात छूट जाती है, मतलब ये बात वो बेसिकली रिजर्वॉयर बनाने के दौरान वो ये बात इग्नोर कर लेता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसके नेग्लिजेंट बिहेवियर के वजह से उससे ये बात अनदेखी रह जाती है कि उसी रिजर्वॉयर के नीचे एक बंद कोल माइन है. और जब उस रिजर्वॉयर में पानी भरा जाता है तो उसका बेस वाटर का बर्डन लोड नहीं ले पाता, बेस टूट जाता है और सारा पानी जो है कोल माइन में चला जाता है. ये बात कोर्ट में जाती है, जहां फैक्ट्री के ओनर का ये कहना है कि सर जो कुछ भी हो, सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, आई डिड नॉट हैव एनी सच इंटेंशन टू कॉज डैमेजेस टू द कोल माइन ओनर. मैं ऐसा सुबह उठ के नहीं निकला था घर से कि आज इसका नुकसान करेगा. हो गया, सॉरी. कोर्ट बोलता है ए सॉरी वीरी नहीं चलेगा, इधर हुआ ना, तेरा फॉल्ट था या नहीं था, तेरा इंटेंशन था या नहीं था, नुकसान हुआ ना. बोला हाँ सर, तो बस तू जिम्मेदार. कोर्ट बोला तू जिम्मेदार, एंड तू जिम्मेदार मतलब तू लाइबल, और इसी लाइबिलिटी को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? इट इज अ लाइबिलिटी वेयर यू आर लाइबल even without your intentions. Maybe you are liable because of your negligent behavior, right? But दोस्तों याद रखना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए या रूल ऑफ रेलाइन वर्सेस फ्लेचर को प्रूव करने के लिए दो कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी है अप्लाई करने के लिए, मतलब एप्लीकेबल होने के लिए. टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलाइन वर्सेस फ्लेचर एनीवेयर, फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. व्हिच आर दोस टू कंडीशंस? पहला कि देयर हैज टू बी अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. व्हाट इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड? यूज ऑफ लैंड फॉर योर ओन पर्सनल पर्पसेस, यूजिंग अ लैंड फॉर सेल्फ कंजम्पशन एक्टिविटीज. जैसे इसी केस में रिजर्वायर जो बना था वो फैक्ट्री ओनर ने खुद की कंजम्पशन को पूरा करने के लिए बनाया था. और दूसरी कंडीशन कहता है कि देयर हैज टू बी एन एस्केप ऑफ समथिंग डेंजरस व्हिच मे कॉजेस डैमेजेस टू द नेबरहुड. जैसे इसी केस में जो वाटर एस्केप हुआ रिजर्वॉयर से, वो आस पड़ोस में जाकर नुकसान करता है. सो पहला नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, दूसरा एस्केप ऑफ समथिंग डेंजरस. अगर ये दोनों कंडीशन कहीं पर भी
एप्लीकेबल हो जाती है तो बेसिकली पूरा रूल ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर उस केस से रेफर करता है और हम वो पूरा केस का रेफरेंस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट उस केस में भी दे सकते हैं। फेयर इनफ। फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इसी केस में कुछ एक्सेप्शंस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। हालांकि इंडिया में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसा केस है जहां सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझाई गई कि इंडिया इज नॉट इन अ कंडीशन टू अफोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एमसी मेहता जी ने जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देखो सर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ना अपने कंट्री में नहीं चल पाएगा, हमारे कंट्री में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का भी स्ट्रिक्टर वर्जन चाहिए, इससे भी ऊपर वाला वर्जन। विच मीन्स हमारे कंट्री में अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम लोगों ने दे दी तो ये जो भी डेंजरस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, हजार्डियस प्रोसेसेस चलाने वाली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, ये लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से अपने आप को इस दो कंडीशन में फिट कर लेंगे या इस दो कंडीशन से बाहर हो जाएंगे और अपने सर पे लायबिलिटी लेंगे ही नहीं। या तो ये लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शंस का डिफेंस ले लेंगे, एक्सेप्शंस को डिफेंसिव तरीके से यूज करेंगे कि सर जो भी नुकसान हुआ एक्ट ऑफ गॉड, सर जो भी नुकसान हुआ बाजू वाले की वजह से हुआ, सर जो भी नुकसान हुआ इसमें हमने तो सारे लीगल कंप्लायंसेस कर रखे थे बट वो तो हो गया। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एक्सेप्शन का शेल्टर यूज करेंगे खुद को बचाने के लिए। और यूनियन कार्बाइड केस में, भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कार्बाइड केस में तो वही हुआ ना, अल्टीमेटली तो यही प्रूव कर दिया गया ना कि वॉट एवर हैपेंड इट वाज हैपेंड by a unfortunate situation. It was an unfortunate event. All the compliances were done, all the precautions were taken, all the preventive measures were taken. भाई साहब उसमें तो वो जो लेबर लोग थे वहां पे, जो लोग काम करते थे, उन पे ब्लेम डाल दिया गया कि वो लोग रेकलेस थे। सो एमसी मेहता जी का यही मानना था सुप्रीम कोर्ट को समझाना कि सर वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू अफोर्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे ही रहते हैं इस देश में, स्पेशली डेंजरस इंडस्ट्रीज और हैजार्डियस प्रोसेसेस को लेकर, तो देन वी मे फेस अनदर भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनको ही कि तो आपके पास क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको अपन डिफेंड कैसे करें, कैसे डील करेंगे। तो एमसी मेहता ने बोला कि वी शुड हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्पेशली फॉर डेंजरस इंडस्ट्रीज एंड हैजार्डियस प्रोसेसेस। इसके लिए हमें चाहिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इसमें क्या होगा, बोला इसमें दोनों कंडीशंस को साइड रखो, एक्सेप्शंस को साइड रखो। अगर किसी भी डेंजरस इंडस्ट्री के वजह से आस पड़ोस वालों का नुकसान होता है तो मालिक जिम्मेदार। मालिक ये नहीं कह सकता कि सर एक्चुअली ना मैंने ना सारी ध्यान दी थी, मैंने सारे चीजों को संभाला था बट हो गया ना, तुम जिम्मेदार। किसी भी रीजन की वजह से, तुम्हारे वजह से अगर आस पड़ोस का नुकसान होता है तो तुम जिम्मेदार। That is basically a question of absolute liability. The court pointed that the enterprise cannot escape liability by showing that it had taken all the reasonable care and there was no negligence on its part. The new rule in Mehta's case is not only strict but absolute and is subject to no exceptions. इसीलिए क्लास में हम इसे कैसे बुलाते हैं कि absolute liability is equal to strict liability minus exceptions, है कि नहीं, राइट। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लायबिलिटी जो कहता है कि गलती किसी और की जिम्मेदारी कोई और लेगा, राइट। मतलब आज तक तो ये सुना कि मेरा टॉर्ट मेरी लायबिलिटी, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी और का टॉर्ट मेरी लायबिलिटी, हाँ ऐसा हो सकता है। इसी को ही तो कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एजेंट ने टॉर्ट किया है तो प्रिंसिपल लायबल होगा, यस। तो इसका मतलब है कि एजेंट लायबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है रे बाबा, एजेंट तो लायबल होगा, उसके साथ साथ क्या प्रिंसिपल के ऊपर भी लायबिलिटी आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, वाइकेरियस लायबिलिटी, राइट। सिमिलरली एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉयर वाइकेरियसली लायबल, हाँ जी। एक पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर्स वाइकेरियसली लायबल, हाँ जी। सर्वेंट की वजह से मास्टर लायबल, हाँ जी। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की वजह से एम्प्लॉयर लायबल नहीं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर टॉर्ट करता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा नहीं है। 3 एक्सेप्शन है उसके,
उन 3 एक्सेप्शनल सिचुएशंस में एम्प्लॉयर लाइबल हो सकता है। कौन से 3 एक्सेप्शनल सिचुएशंस? ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस में अपन वो देख लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इवॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस केसेस? सर आता है हमें रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868। The tortious liability that applies to cases where responsibility for an injury can be imposed on the wrongdoer without proof of negligence or direct fault। ठीक है, ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जो बेसिकली रॉन्ग डूअर के ऊपर इम्पोज की जा सकती है बिना किसी प्रूफ के या उसके डायरेक्ट फॉल्ट के वजह से, या ये प्रूफ करे, मतलब बिना ये प्रूफ करे कि उसका फॉल्ट था या नहीं या नेग्लिजेंस था या नहीं, राइट, और उसके ऊपर डाली जा सकती है। कौन सी लाइबिलिटी है सर? ये तो यही तो है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और सेम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दोनों कॉन्सेप्ट्स वही है। Which of the following is related to Bhopal gas tragedy for which the Supreme Court of India held the rule of absolute liability? MC Mehta versus Union of India, guys. Which type of liability is applicable when the master is held liable for the wrongful act of his servant? Vicarious liability. सर ऐसे तो आंसर्स दिख रहे हैं, बहुत इजी आ रहे हैं, क्वेश्चंस इजी नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आइडेंटिफाई द इंग्लिश स्टेटमेंट उबी जुइस इबी रेमेडियम। क्या है ये? टॉट लेक्चर की शुरुआत इसी मैक्सिम से होती है गाइस। अगर तुम लोगों ने लेक्चर्स बैठे हैं, तुम लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ डालो यस सर कि इसी से ही शुरुआत होती है टॉट लेक्चर की। उबी जुइस इबी रेमेडियम सेज दैट फॉर एवरी राइट देयर इज अ रेमेडी। बाय द वे ये टॉट का क्वेश्चन नहीं है, ये लीगल रेमेडीज एक आपको छोटा सा टेबल दे रखा है, बहुत ही छोटा सा टेबल है, लीगल रेमेडीज करके इंस्टीट्यूट ने रेफरेंस मटेरियल दे रखा है, उसी में से पूछा गया ये एक टॉपिक है, तो हम लोग ने इसी में ऐड कर लिया क्योंकि इसका टॉट से भी रिलेशन है। The employer is not liable merely because an independent contractor commits a tort in the course of employment. The employer is liable only if he himself deemed to have committed a tort, and this may happen in one of the following 3 ways. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 सिचुएशंस है जहां एम्प्लॉयर हो सकता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के वजह से लाइबल हो पाए, वाइकेरियसली लाइबल हो पाए। पहला, जब एम्प्लॉयर खुद ऑथोराइज करता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कि जाओ टॉट करो, ठीक है, मतलब जब वो खुद ऑथोराइज करता है। दूसरा, जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और उस दौरान कोई नेग्लिजेंस हो जाता है। और तीसरा, जब जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रिलेटेड सिचुएशंस अराइज होंगे तब एम्प्लॉयर लाइबल होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉट की वजह से। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 चौथा कंडीशन। तो ये चारों कंडीशन बेसिकली, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ये तीनों कंडीशंस है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इफ एन एस्केप इज कॉज्ड थ्रू नेचुरल कॉज एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, circumstances with no human foresight can provide against and which human prudence is not bound to recognize the possibility, then this is said to exist a defense of। मतलब बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस देखना गाइस, कि कौन सी सिचुएशंस में डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में तो उसमें एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स डिफॉल्ट, राइट, उसके बाद अपना कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, और उसके बाद नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये 6 कुछ एक्सेप्शंस है। इन 6 एक्सेप्शंस में से ये कौन सा वाला है, ये जो पूछा गया है? अरे पहला लाइन ही कह रहा है कि ऐसी कोई एक्ट जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, ऐसा कुछ है जो ह्यूमन कंट्रोलेबल है ही नहीं। तो सर ये तो सिर्फ भगवान की बातें हो रही है यहाँ पे, तो एक्ट ऑफ गॉड, राइट। फिर आते हैं हम लोग इस टॉपिक के, इस चैप्टर का आखिरी वाला हिस्सा, रेमेडीज अंडर टॉट। अच्छा, बाय द वे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक बार ऐसा लिखो, मजा आ गया, राहुल गांधी की आवाज, मजा आ गया सर, अब कॉन्फिडेंस आ गया सर कि हाँ, मतलब इन अ पोजीशन टू सॉल्व एमसीक्यूज इफ ऐसे कुछ एग्जाम में पूछा जाता है तो एक बार प्लीज, मजा आ गया, मजा आ गया वाल दो, मेरी खुशी के लिए बे,
चलो आखिरी टॉपिक पे आते हैं, रेमेडीज अंडर टॉट, जुडिशियल रेमेडीज। पूछा कब कब गया, पूछा गया दोस्तों नवंबर 2020 के एग्जाम में और नवंबर 2022 के एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा। रेमेडीज दो तरीके की होती है, एक होता है जुडिशियल रेमेडी, दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। चलो एक एमसीक्यू मैं यहाँ खड़े खड़े बना लेता हूँ। जुडिशियल रेमेडीज तो पता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज भी पता है, बट इन दोनों में से सेल्फ हेल्प रेमेडीज कौन सी है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, जेआर या फिर ईजेआर। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द रेमेडी इज अ सेल्फ हेल्प रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी या एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ठीक है, इसे सेल्फ कोर्स रेमेडी भी कहते हैं। चलो 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 डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। सही आंसर है, आई ओनली वांट करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स वाले। चलो, रेमेडीज इन टॉट, जुडिशियल रेमेडीज, डैमेजेस कॉम्पेंसेशन, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, in certain cases it is lawful to redress one's injury by means of self help। इधर है तो आंसर EJR है, आप लोग ने ऑलरेडी लिख लिया है। These remedies are self defense, prevention of trespass, re-entry on land, recapture of goods, abatement of nuisance, distress damage, feasant। बराबर। अच्छा, बेसिकली ये सब आपके रिएक्शंस होते हैं, हम लोग देखते हैं तो ये सब आपके रिएक्शंस है किसी के एक्शन के अगेंस्ट। तो इसीलिए लॉ क्या कहता है कि कोशिश करिए कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब ही नहीं कि आप किसी की जान ले लो, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपासिंग नहीं, आप 100 वाट का आप सेफ्टी गेट लगा दो कि कोई टच करे भूप। ठीक है, तो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मतलब ये नहीं कि न्यूसेंस को रोकने के लिए आप रीजनेबिलिटी को ही पार कर लो। तो ये सब रिएक्शंस रीजनेबल नेचर के होने चाहिए, तभी इसे क्या माना जाएगा, तभी इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कोर्ट कंसिडर करेगा, तभी इसे सेल्फ हेल्प रेमेडी कंसिडर किया जाएगा। चलो कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म इंजंक्शन मीन्स? इंजंक्शन का मतलब होता है जब आपको कोर्ट कोई चीज करने से रोकता है, राइट। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है और उसके उस प्लॉट रिलेटेड, उस लैंड रिलेटेड अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो हो सकता है कोर्ट इंजंक्शन इशू करके फिलहाल उसकी कंस्ट्रक्शन रुकवा दे। ठीक है, तो इनमें से दिए गए कौन सी ऐसे ऑप्शंस है जो इंजंक्शन से रिलेट करते हैं? ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, बाय द वे इंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेम्पोररी नेचर का और दूसरा होता है परपैचुअल नेचर का। टेम्पोररी इंजंक्शन एक तरीके का ऑर्डर होता है और परपैचुअल इंजंक्शन एक तरीके का फाइनल ऑर्डर होता है, मतलब बेसिकली वो कोर्ट का डिसीजन होता है। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी इंजंक्शन में कोर्ट आपको फिलहाल के लिए कुछ चीजें करने से मना करता है, बट परमानेंट इंजंक्शन में कोर्ट आपको हमेशा के लिए या एक लंबे समय के लिए कुछ चीजें करने से मना करता है। अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट प्रेजेंटेड टू कोर्ट ऑफ लॉ, इसे तो समन कहते हैं भाई। A method to resolve a dispute through resolution instead of going to court, इसे तो arbitration कहते हैं भाई। A court ordering requiring a person to do or cease doing a specific action, a legal document issued by a court requiring a party or witness to appear। तो भाई ये रहा चारों पढ़ने के बाद मुझे मेरा आंसर मिल गया। A court order requiring a person to do, देखो अब इसमें ना मैं इधर आपको बता देता हूँ, ये आपको शायद एग्जीक्यूटिव में पढ़ाएंगे हम लोग, बट अब बता देता हूँ। इंजंक्शन होते हैं दो तरीके के, ठीक है, एक होता है मैंडेटरी इंजंक्शन और दूसरा होता है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिटरी में होते हैं दो तरीके के, एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन और एक होता है परमानेंट इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन में आपको कुछ करने को बोला जाता है, बेसिकली अंडू बटन, पता है अंडू बटन होता है, तो वो क्या हो जाता है जब आपसे कोई गलती हो जाती है, आप अंडू क्लिक करते हो, सही हो जाता है, बस वैसा ही है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो कोर्ट आपको ऐसी कुछ चीजें करने को बोलता है जिससे आपकी गलती रेक्टिफाई हो जाए, तो ये हो जाता है मैंडेटरी इंजंक्शन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था टू डू। ठीक है, वो भी तो एक इंजंक्शन ही है ना। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या है? जिसमें कोर्ट आपको मना करते हैं भाई ये नहीं करने का, फिलहाल के लिए नहीं तो टेम्पररी इंजंक्शन, ये करने का ही नहीं तो परमानेंट इंजंक्शन। तो सर उस हिसाब से तो फिर ऑप्शन सी है, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं। Which of the following is not an extrajudicial remedies? तो नॉट के लिए पहले ये आना चाहिए which is, तो सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, डिस्ट्रेस डैमेज, फीसेंट।
नॉट में देखते क्या है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है ये जुडिशियल रेमेडी है, ये जुडिशियल रेमेडी है। टॉट वाला चैप्टर मित्रों, दोस्तों, टॉट वाला चैप्टर कंप्लीट। खत्म 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 खत्म, टाटा बाय बाय, टॉट खत्म। सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन। एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन शुरुआत करने के पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लास्ट ये चैप्टर को लेकर लास्ट, समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? मजा आया कि नहीं आया? वो फीलिंग आई कि नहीं आई कि सर एग्जाम क्वेश्चंस देखकर चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंट हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आप लाओ क्वेश्चन सामने मेरे, ऐसा फीलिंग आई तो यस सर। चलो ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन की शुरुआत करेंगे। चलो भाई, अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन। ठीक है, अब देखो मैं अटेम्प्ट वाइज देखता हूं तो कभी कभी 3 मार्क का भी पूछा है, कभी 2 मार्क का भी पूछा है, 2 मार्क का पूछा है, 2 मार्क का पूछा है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो मतलब बेसिकली ऑन एन एवरेज 2 to 3 MCQs you can expect from elements of CS legislation। ठीक है, so moving ahead, शुरू करते हैं। Chapter is divided into 3 different parts: about ICSI, about company secretary and secretarial auditor मतलब basically section 204। Services which practicing company secretary can perform is one topic and KMP और duties of associate company secretary की बात हो रही है दूसरे टॉपिक में। फेयर इनफ, शुरू करें फिर से एक बार, जय श्री राम। About the Institute of Company Secretaries of India, ICSI is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India। ये सारा का सारा पैराग्राफ हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है, जेके शाह टेक्स्ट बुक्स में भी है। इस तो पूरे टॉपिक पे मतलब इस इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत काम की है, देखो ये बहुत काम का पैराग्राफ है। विजन, मिशन, मोटो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, विजन इज बेसिकली ग्लोबल लीडर बनना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। मिशन की सीएस प्रोफेशन को और सीएस प्रोफेशनल्स को डेवलप करना कि जैसे वो विजन को पूरा कर पाए। सच बोलो और कानून को फॉलो करो इज अ मोटो। कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई: इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, स्टेक होल्डर सेंट्रिक। अब आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार ना ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमारे जेकेसी मटेरियल में, ठीक है, अगर आपको जेकेसी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपीज चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम या मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप हाई भेज सकते हैं। ठीक है, और मुझसे वो सॉफ्ट कॉपीज आप मांग सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो एक रिक्वेस्ट कि एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड कुछ नहीं है बॉस, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, सो विल डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक। हाँ, ICSI is a premier national professional body set up under an act of parliament। Identify the act। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें ICSI बॉडी फॉर्म हुआ था? इट इज ऑब्वियसली नॉट अ कंपनीज एक्ट 2013, ये दोनों आएंगे नहीं तो बच्चा क्या, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 है, ये तो मेरे को भी आता है। तो इजी क्वेश्चंस पूछे। मोटो ऑफ ICSI: सच बोलो, कानून को फॉलो करो। Read the following statement and choose the correct answer। The headquarters of the Institute of Company Secretaries of India ICSI is at मुंबई। मुंबई में नहीं है इनका ऑफिस, न्यू दिल्ली में। तो ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। The 4 regional offices of ICSI are located at New Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai। Correct, absolutely correct। ठीक है, ठीक है, वो WIRC, WNIRC वो सब ये देखो, ये रहा। रीजनल ऑफिस ऑफ न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड 70 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। तो पहले वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, दूसरा वाला ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन ढूंढेंगे, ट्रू फॉल्स,
फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। ये रहा भाई, मिल गया अपने को। बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक इज मिशन ना, ग्लोबल लीडर है वो। विजन ग्लोबल लीडर है। विजन क्या है दोस्तों? तो विजन है ग्लोबल लीडर बनना। विजन क्या है दोस्तों? तो विजन है ग्लोबल लीडर बनना। मिशन क्या है? प्रोफेशनल्स डेवलप करना। ठीक है, कोर वैल्यूज में से ही आता है ये सब। हाँ सर, यही आंसर है इसका। ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ओनरशिप, रिलायबिलिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये थे मेरे हिसाब से 2 जनवरी 21 वाला क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीएस है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यू दिल्ली। आइडेंटिफाई द लीडिंग जनरल ऑफ आईसीएस टू गवर्नेंस प्रोफेशनल्स। एक ऐसा डॉक्यूमेंट आता है, ई फॉर्म में भी आता है, और अपना इंस्टीट्यूट जो है वो फिजिकल कॉपी भी सर्कुलेट करता है, उसे आप लोग चार्टर्ड सेक्रेटरी कहते हैं, जिसमें आईसीएस अपने डेवलपमेंट्स और इंस्टीट्यूट ने अब तक क्या किया, आगे क्या करने वाला है, किन किन चीज़ों की प्लानिंग कर रहा है। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट ओरिएंटेड क्या सोच रहा है, आईसीएस मेंबर ओरिएंटेड क्या सोच रहा है, इस जर्नल में डालते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पे आपसे ली जाती है, बट वो एक ऑप्शनल क्राइटेरिया में आता है, आपको लेनी है तो ले लो करके। तो आंसर इज डी। उसी को ही हम लोग चार्टर्ड सेक्रेटरी कहते हैं, जो इंस्टीट्यूट का लीडिंग जर्नल है। टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स आया तो समझ जाने का कि ये है आईसीएसआई का मिशन। वेयर इज द हाई, ए भाई कितनी बार पूछेंगे हेडक्वार्टर किधर है, कितनी बार? न्यू दिल्ली। Read the following statement and choose the correct answer. The motto of the Institute of Company Secretaries of India is Satyam Vadha Dharma Chara. Speak the truth, abide by the law. Yes, yes. The ICSI motto was formally adopted to rejoice the beginning of Golden Jubilee celebration and to commemorate attaining the milestone of 50,000 membership. Yes, yes, yes. दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है यार ये तो। ये सेकंड स्टेटमेंट है बाय द वे, तो दोनों ही करेक्ट है। सी, टू बी अ ग्लोबल लीडर इज प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इज अ ग्लोबल लीडर बनना है तो बस बात खत्म, बना देंगे। विजन ऑफ आईसीएस है, राइट? इंस्टीट्यूट इज लाइक कि वी हैव टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, आईसीएस का ऐसा है कि ग्लोबल लीडर बना है, एंड सीएस का ऐसा है आ जाओ बॉस, बना देंगे। अबाउट कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, practicing company secretary can now take up teaching assignment within any organization apart from the coaching organization of the institute. Further condition has been relaxed for teaching 4 hours from average 3 hours to 4 hours in a day. ठीक है, 3 घंटे से 4 घंटे पे अभी देखो। further the condition has been relaxed for teaching hours from average 3 hours to 4 hours in a day. ठीक है, 4 घंटे दिन में अपन पढ़ा सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के जो चैप्टर्स है वहां पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, सीएस मींस अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन द वेरियस अदर लीगल एनैक्टमेंट्स आल्सो। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, company secretary has been defined under section 2 subsection 2 subsection 24 of companies act 13 में। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द केएमपी ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। 251 के अंदर, 2 क्लॉज 51 के अंदर, 2 क्लॉज 24 के अंदर सीएस का डेफिनेशन, केएमपी का डेफिनेशन, राइट? और सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सीएस एक्ट 1980 के अंदर भी सीएस का डेफिनेशन दे रखा है। तो मतलब बेसिकली आपको 3 चीजें याद रखनी है, 2 क्लॉज 24, 2 क्लॉज 51, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ठीक है, under Companies Act Regulation 1992, the practicing company secretaries can take up teaching assignments with any 55 organizations apart from the coaching 55 organizations of the ICSI for 4 hours a day. अभी भी पढ़ा। Which of the following option is false with reference to services rendered by company secretaries? Which of the following option is false? इनमें से कौन सी चीजें ICSI जो है वो नहीं दे सकता?
Which of the following option is false with reference to services rendered by company secretary? Company secretary can act as an advisory consultant in issue of shares. ठीक है, IPO वगैरह में advisory services दे सकता है. Can act as a registered trademark agent. IPR services भी दे सकता है. Draft arbitration conciliation agreements भी दे सकता है. Can agree to contract on behalf of the company. Why company secretary in practice will agree to contract on behalf of company? Why he will take all the responsibilities and obligations? So this is the false statement, by the way. Services rendered वाले part का हिस्सा ही है और ये एक false statement है. The term KMP is defined under section 2 subsection 51. आता सांगितलं वरती अभी बताया ऊपर, है ना. According to dash of the Company Secretaries Act 90, the Company Secretary means a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India. 2 subsection 2 clause 1 सब क्लॉज सी. अब भी ऊपर बताया, वर्ती बताया था मैंने. ये तो यार बहुत इजी टॉपिक पूछे गए. बॉम्बे की भाषा में पानी कम चाय बोलते हैं इसको. सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204. कौन सी कंपनीज है जिनको सेक्रेटरियल ऑडिट करना, ये याद रखना भाई. ठीक है, सेक्शन 204 की एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. एक तो सारी लिस्टेड एंटिटीज को करवाना है सेक्रेटरियल ऑडिट, जनरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे. ठीक है, उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी करवाना है, इनको भी कराना है. इनको कब करवाना है? जब इनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर इनका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है. ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात यहां वाली. ये देखो, फिर उसके बाद बाकी जितनी भी कंपनीज है, अदर कंपनीज, एवरी अदर कंपनी, मतलब नॉट बीइंग लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बेसिकली प्राइवेट कंपनीज और बाकी दूसरी कैटेगरीज की कंपनीज को टारगेट किया गया. एवरी अदर कंपनी, अगर उनकी लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स कितना दिख रहा है, 100 करोड़ दिख रहा है, तो फिर उस केस में उनको भी सेक्रेटरियल ऑडिट उस साल में तो करवाना ही पड़ेगा. देखो, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ, ये देखो, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़, ठीक है, और मोर, और एवरी कंपनी having outstanding loans or borrowings from bank or public financial PFIs, मतलब public financial institutes of 100 crore rupees or more shall annex with its board report made in the terms of section 134 clause 3 of secretarial audit report given by the company secretaries. ठीक है, तो इस हिसाब से इन सबको ही सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है. आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है. सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी तो है. अब आंसर डी हो जाएगा ना, इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट. अच्छा एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, सीक्रेट रखना आपके और मेरे में. ठीक है, आंसर बताना ही पड़ेगा. तुम बेशरम कहीं के लिखते ही नहीं कमेंट सेक्शन में. ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ठीक है, 134 के अंदर, सेक्शन 134 क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है, ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ठीक है, ये रिपोर्ट कौन से फॉर्म में बनती है, फॉर्म नंबर क्या है, बोलो. अब सर ये तो कहीं आपने पढ़ाया नहीं है, तो क्लास में पढ़ाया भाई, झूठ नहीं बोलने का. क्लास में सब चीजें डिस्कस की हम लोगों ने, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की है. ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मेट है या फॉर्म है जिसमें सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाता है. तो उस फॉर्म नंबर को कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि लिख दो. चलो 5 सेकंड का टाइम देता हूं. ठीक है, 5 4 3 2 1. कुछ सही जवाब, कुछ गलत जवाब. फॉर्म नंबर है MR3. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में आपको सेक्शन 205 पढ़ाया जाता है, 204 भी आता है,
3 भी आता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। यही था, इतना सा ही चैप्टर, छोटू सा चैप्टर है। छोटू से चैप्टर में छोटू छोटू एमसीक्यूज है, खत्म हो गई बात, इतनी सी बात है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ तुमको, जो इधर नहीं है बट तुम्हें उस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। जगह दे दो मुझे कोई हल्की सी जगह, यहाँ भी चलो काम चला सकता हूँ मैं, ठीक है। एक तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की वजह से, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के वजह से कंपनी सेक्रेटरी जो है वो लिक्विडेटर की तरह काम कर सकता है। और दूसरा, कंपनीज एक्ट 2013 में NCLT में जो 2 तरीके के मेंबर होते हैं, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल मेंबर्स तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस होते हैं, बट टेक्निकल मेंबर कौन होता है? टेक्निकल मेंबर वो होते हैं, वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होते हैं जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो। ये MCQ आ सकता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। ड्यूटीज ऑफ एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीज को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, उस पर MCQ आ सकता है। और हाँ, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, जब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी प्रिसाइसली मैं बात कर रहा हूँ, तो किन्हें अपॉइंट करते हो? जैसे सारी लिस्टेड कंपनीज को करना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी करना है अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है। सिमिलरली अदर कंपनीज को भी करना है अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो CS अपॉइंटमेंट के बारे में भी ध्यान दे देना। टेक्निकली पूरा चैप्टर ही डिस्कस कर लिया, इनफैक्ट वो भी चीजें डिस्कस कर ली जो इस में नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको दोनों चैप्टर्स टॉट और एलिमेंट्स ऑफ CS लेजिस्लेशन अच्छे से समझा। आपको सबसे ज्यादा ये समझा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं और आ चुके हैं, और आपको किस तरीके से अभी की प्रिपरेशन का अप्रोच रखना है। फेयर इनफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो हमारा कल वाला वीडियो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अकेला हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का ख्याल रखो। जय श्री राम।